नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में बरसों तक सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेला गया। सेकुलरवाद नाम दिया गया, लेकिन दरअसल वो सेकुलरवाद नहीं बल्कि तुष्टीकरण था। और तुष्टीकरण के एक से एक उदाहरण, एक से एक नमूने इस देश की राजनीति के इतिहास में भरे पड़े। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक नहीं दो बार कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और इसी तरह से वक्फ बोर्ड को चुनाव से पहले दिल्ली की प्राइम जो लैंड थी वो दे देना। ये सब ऐसे, फिर से कह रहा हूं, ऐसे एक नहीं दर्जनों सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि तुष्टीकरण के नाम पर पूरी तरह से मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कैसे सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। लेकिन क्या भारत के मुसलमानों को इससे कुछ मिला? आज भी बहुत से मुस्लिम नेता ये कहते हैं कि तुष्टीकरण का जो है गाजर लटका कर हमारे वोट तो लिए गए, लेकिन हमारी बेहतरी के लिए, जो हमारे कौम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया। और शायद यही कारण है कि भारत का जो मुस्लिम वोट है वो अपने लिए ये जो सेकुलरवाद का मुलम्मा चढ़ाए जो राजनीति करने वाली पार्टियां ना, उनका विकल्प कभी कभी तलाशने लगता है। अब इसे अच्छा कहें या बुरा कहें मालूम नहीं, ये जो नया प्रयोग भारत की राजनीति में हो रहा है ये कैसा है, लेकिन सच तो यह है कि कई राज्यों में यह देखा गया है कि मुस्लिम वोट जो है वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो तुष्टीकरण करती हैं, जो सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टीकरण करती हैं, उनके विकल्प के रूप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को AIMIM को देखने लगा है। और यही वो कारण है कि आज AIMIM जो छोटी सी पार्टी है, जिसको अब तक हैदराबाद की पार्टी कहा करते थे कि हैदराबाद में सिमटी हुई पार्टी है, उस पार्टी से सोचिए कि कांग्रेस जैसी भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भी AIMIM और उसके नेता असदुद्दीन ओवैसी से डरे हुए हैं। अब जब मैं कह रहा हूं कि ओवैसी से डरे हुए हैं, AIMIM से डरे हुए हैं, तो ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। दरअसल संसद भवन से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और उस वीडियो में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान मसूद जो कांग्रेस के यूपी से सांसद हैं, उनसे कह रहे हैं कि इसे यूपी मत आने देना। इसे मतलब असदुद्दीन ओवैसी को वो कह रहे हैं इसे यूपी मत आने देना। और हैदराबाद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां की 3 चीजें जो हैं वो बड़ी फेमस है, और वो 3 चीजें हैं शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। अब शेरवानी और परेशानी का मतलब क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हैदराबाद की बिरयानी तो मशहूर है ही, लेकिन हैदराबाद की शेरवानी यानी ओवैसी और परेशानी यानी ओवैसी की पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसका आज अंजाम यह हो गया, हश्र यह हो गया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की एक छोटी सी पार्टी से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डरे हुए हैं। लेकिन डर का ये जो माहौल है ना, सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बल्कि डर का ये माहौल समाजवादी पार्टी में भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में ही इमरान मसूद को कहा था कि यूपी मत आने देना। अब सोचिए कि अगर आप इनका वोट परसेंट देखेंगे ना कुल मिलाकर के, तो पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को आधा % वोट मिला था। आधा %। सोचिए, आधे % वोट वाली पार्टी से 2% वोट वाली जो कांग्रेस है वो डरी हुई है। लेकिन सिर्फ 2% वोट वाली नहीं, मैंने कहा ना,
समाजवादी पार्टी में भी डर का माहौल है कि ओवैसी आ गए तो हमारा मुस्लिम वोट खिसक जाएगा, और इसीलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे पूर्व बसपा के नेताओं को पार्टी में भर्ती करा जा रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूं, सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण करने के बावजूद अगर आप इन मुस्लिम वोट के खिसकने से डरे हुए हैं तो आपको ओवैसी से नहीं, अपनी राजनीतिक इतिहास से डरना चाहिए कि आपने किस तरह की राजनीति करी है और किस तरह से मुसलमानों को राजनीतिक जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर मुस्लिम वोट को खिसकने का डर है तो इसका मतलब आपने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं किया। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। तुष्टीकरण करते हैं फिर भी डरते हैं, ये मेरा आज का सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। तुष्टीकरण करते हैं फिर भी डरते हैं, क्यों डरते हैं? इसी जवाब का, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और क्या रिएक्शंस हो रहे हैं इस पर। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मशहूर चीजें मालूम है? एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। जो हमारे महाराष्ट्र से, जो बिहार से लोग आए, मैं आपसे अपील करूंगा कि जरूर नुमाइश को जाइए, बिरयानी खाइए, मजे की है बिरयानी। नुमाइश में अच्छी बिरयानी है, आप समझे ना। हैदराबाद में बहुत से चीजें हैं प्यारे देखने के लिए, तुमको खाली 3 नजर आए। तो कल तक कर रहे थे मेहरबानी, आज दिख रही है परेशानी। दरअसल ये सब लोग जो है ये बड़े भाईजान बनना चाहते हैं वोट बैंक के। तो कौन बनेगा बड़े मियाँ इस कंपटीशन में? अब जो कल तक इनके साथी थे आज उनको कंपटीशन नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यूपी में मत घुसने देना। बिहार में घुस गए तो कांग्रेस जितनी पार्टी बन गई, और ये दोनों ही एक ही वोट बैंक के दोनों जो है वो दीवाने परवाने बन रहे हैं। मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, he said don't believe Hyderabad is because they eat biryani, they wear sherwani, they will do parishani, all these things. It's an insult to Hyderabad. We can say that people of the state of Hyderabad, they should really reject the Congress party because it is insult. विपक्ष का गठबंधन है, कोई भरोसा है कि सुबह किसके साथ हैं और शाम किसके साथ हैं? तो जिस तरह से आपस में है तो इसका क्या है? आखिर उनका बयान है। तो चलिए, तमाम आपने बयान सुने और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, वो दरअसल चुनौती तो देते हैं योगी आदित्यनाथ को। वो डराने की कोशिश करते हैं योगी आदित्यनाथ को कि योगी जी मैं आ रहा हूं, यूपी लखनऊ आ रहा हूं, लेकिन डर जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब यह भी समझने की बात है कि दरअसल ऐसा क्यों होता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए पांचों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ विजय शर्मा जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा। मेरे साथ सैयद जवाद स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है सैयद जवाद। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। मेरे साथ एडवोकेट शमीम अहमद जी जुड़े हैं, एडवोकेट शमीम अहमद जी प्रवक्ता हैं AIMIM के। और मेरे साथ स्टूडियो में शबनम खान जुड़ी हैं, राजनीतिक जो है विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। आज मैं शुरुआत जो है थोड़ा सैयद जवाद और उसके बाद मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से करना चाहूँगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपके पास आऊँ उससे पहले सैयद जवाद, ये खड़गे जी को इतना डर क्यों है ओवैसी से?
मतलब आने मत देना। इतना %.5 वोट मिला था सर पिछले विधानसभा चुनाव में, %.5। वो अलग बात है कांग्रेस भी 2-2.5% वोट में सिमटी हुई है यूपी में, लेकिन %.5 वोट वाली पार्टी से इतना डर, इतना खौफ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। अशोक भाई देखिए, बहुत अच्छा मौजू आपने उठाया है और मुझे तो लगा है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से मीडिया के अंदर कवरेज 2 लोगों को ज़्यादा मिली है, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट जीत करके आई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बहुत बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी एक साइमल्टेनियसली जो है एक और लोगों को बहुत ज़्यादा मीडिया स्पेस मिला, उनका नाम था असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM की पार्टी। लेकिन ये जो कोशिश करी जाती है कि इकलौते मुसलमानों के लीडर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं हैं, बहुत सी सेकुलर पार्टीज़ में बहुत अच्छे अच्छे लीडरान हैं, और जहाँ जहाँ अभी तक आपने चुनाव देखे हैं, बिहार का हमारे सामने बड़ा एक जो है एग्जाम्पल है कि सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, जो सेकुलर वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाह रहा है, और पूरे कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि सेकुलर वोटों को एकजुट रखा जाए, लेकिन वो कई जगह पे नहीं हो पाता है, उसका नुकसानात भी होते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात करी डर की, तो साहब तेलंगाना में सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है ना, वहाँ पर भी बहुत भाषण हुए, बहुत कुछ देने की कोशिश करी। आज भी तेलंगाना के अंदर कितने विधायक आते हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, राष्ट्रीय पार्टी के अंदर आपको कांग्रेस को ही आप अगर कमज़ोर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला कैसे कर पाएंगे? सवाल तो ये कर रहा है कांग्रेस को कमजोर, सवाल तो ये है कमजोर वो लोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जो लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस हो। और कांग्रेस ने जो सरकार चलाई है, आपको याद होगा 2 टर्म की सरकार थी, बड़ा अलायंस था साथ में, और मनमोहन सिंह को मैं इस चीज़ की मतलब स्वर्गीय हो गया, अब तो कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेताओं को मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अलायंस चलाया। ये भी बहुत बड़ा एक टास्क था, सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लेकर के रोकना और चलाना बहुत बड़ा टास्क। सही जवाब, अलायंस को चलाने के लिए पहले अलायंस बनाना पड़ता है। मेरे साथ AIMM के प्रवक्ता बैठे और मेरे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्होंने कब जो है ये ऑफर किया कि भाई हम बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो सवाल ये, सेकुलर वोट को कौन डिवाइड कर रहा है? वो तो चाहते हैं आपके साथ हाथ मिलाए, वो तो चाहते हैं बीजेपी को हराए, लेकिन आप लोग नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर ओवैसी आ गए तो ओवैसी मुस्लिम वोटों के जो है झंडा बरदार बन जाएंगे। नहीं, कभी फिर नहीं, आप लोगों की राजनीति का कभी नहीं, मैं कभी नहीं ऑफर नहीं किया। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लीडर बन जाएंगे या मुसलमानों के लीडर, आपने ये तो नहीं कहा ना ऑफर नहीं किया, ऑफर तो किया था ना। ऑफर तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को करती रहती है। OP राजभर साहब ने भी पहले करा था, OP राजभर साहब के साथ उनका अलायंस था, फिर चले गए, मैं यही बता रहा हूं। नहीं, तो ऑफर किया था इन्होंने, तो मुझे सीधा बताइए, अगर सेकुलर वोट जो सो कॉल्ड आपके सेकुलर वोट है, मैं तो नहीं मानता हूं सेकुलर वोट ही जो, लेकिन आपकी परिभाषा से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं सीधा जाना चाहता हूं, जब उन्होंने ऑफर किया, अगर आप चाहते हैं सेकुलर वोटों को बंटवारा नहीं होना, तो क्यों नहीं उनको गठबंधन में शामिल करते? नहीं, गठबंधन ऐसे थोड़ी ना होता कि आप वो हमको ऑफर दें चीजें। गठबंधन होता बहुत सी जगह बराबर वाली पार्टियों से, लोगों की बहुत सी जगह जो अब भारतीय जनता पार्टी के तरीके से तो है नहीं, जम्मू कश्मीर में अलायंस कर लेंगे, चीजें कर लेंगे, बहुत सी जगह पे चीजें देखी जाती हैं कि आपका वोट बैंक कितना है। यूपी के मुतालिक से बात करूं तो यूपी के अंदर आए थे, कितना वोट बैंक मिला, बड़ी तकरीरें करी, और तकरीरें वो ऐसी ही करेंगे जैसे वो वहां से कर देंगे 15 मिनट जो आप लोग सारी जिंदगी चलाते रहेंगे, वो ऐसी तकरीरें करेंगे ध्रुवीकरण में आकर के। और यूपी का माहौल तो आपको पता है, हम तो चाहते हैं यूपी के अंदर जो हम जाने जाते 10 सेकंड यूपी के अंदर हम जाने जाते हैं अशोक भाई गंगा जमनी तहजीब के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, हर घर छोड़। अब उनके आने से जो माहौल होगा, और इधर से योगी जी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं 80-20 बटोगे तो कटोगे, इधर से पहुंचेंगे। हम जोड़ने वाली राजनीति को सम्मान करेंगे। बिल्कुल ये जोड़ने वाली राजनीति का मैं आ रहा हूं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, फिर मैं बीजेपी और AIM के पास भी आऊंगा, लेकिन कितनी बड़ी जोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं कि जो खड़गे जी के साथ जो वीडियो में दिख रहे थे ना, जिनको वो कह रहे थे आने मत देना, वो कितने बड़े जोड़ने की राजनीति करते हैं। वो बोटी वाले इमरान मसूद थे, बोटी वाले जोड़ने की राजनीति करते हैं। तो अगर जोड़ने की राजनीति बोटी वाली होती है तो तोड़ने की राजनीति इंशाल्लाह क्या होती होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मेरे पास एक AIMIM के जो यूपी के जो अध्यक्ष है उनका एक ट्वीट है, और ये हाल फिलहाल का ही ट्वीट है। इसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अनवरुल रहमान साहब, पूर्व जिला सदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी,
बहराइच के, वो कुछ दिन पहले शौकत अली साहब के भाई का इंतकाल हो गया था और इंतकाल के बाद वो ताजियात पेश करने गए और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। मतलब किसी की मृत्यु पर वो सिर्फ शोक जताने गए थे, समाजवादी पार्टी के नेता, उनको पार्टी से निकाल दिया। ये तो डर दिखा रहा है कि आप लोग कितना डरे हुए हैं AIM से। अशोक जी, जो आपने आज विषय चलाया है कि कौन डरा हुआ है, आपका आकलन भी, आप एक देश के बड़े पत्रकार हैं और आपका एक मीडिया हाउस है, उसका बोलिए। उसका भी डर का आकलन निकालना वो उनका धर्म, वो है पत्रकारिता धर्म, वो आपने निकाला, मुझे उस पर नहीं जाना। और एक हमारे विपक्षी दल है, उनके भी डर का आकलन, और उनके डर का आकलन क्या है? 400 पार की बात करी थी, रह गए 2024 में 240 पर, 80 के 80 की बात कर रहे थे और रह गए 35 पे। उनके डर की बात भी होनी चाहिए। और जो बात आप कह रहे डर पे, जीते हुए लोग कब से डरने लग गए? 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के विजन, PDA के साथ हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए जाति जनगणना के आंदोलन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे देश का आंदोलन बनाया। हम जीते हुए लोग कब से डरने लग गए हैं? हम तो कहते स्वागत है, हम तो लोकतंत्र बचाने निकले। आइए, जितने भारत के राजनीतिक दल है उनको अधिकार अपने लड़ने का उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी अपनी मजबूत लड़ाई के साथ सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, और मैं चैलेंज करता चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग चैलेंज करते हैं, आइए आप हमारे विरोध में लड़िए, चाहे साथ लड़िए, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की और PDA की लड़ाई होनी चाहिए। सर भुवन भास्कर जोशी, सुनिए ना, आप बिल्कुल आप अपने एजेंडा आप रखें, हर डिबेट में रखें, मुझे उससे एतराज नहीं है, आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा रखेंगे। लेकिन ये डर की बात मैं थोड़ी लाया हूं सर, ये मैंने थोड़ी कोई आपको आंकड़े दिखाकर या मैंने AIM के आंकड़े दिखाकर मैंने किसी को डराने की कोशिश की है। मेरे सामने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, ठीक है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि आ गया तो खुद तो डूबेगा, हमें डुबा जाएगा। तो डर तो खड़गे जी की उसमें दिख रहा है ना मैं आपको डर दिखा रहा हूं ना कोई, और डर इसमें दिख रहा है कि आप लोग जो हैं किसी के इंतकाल में जाने पर भी एक नेता को पार्टी से निकाल देते हैं। इतना तो कम से कम इंसानियत इस देश में होनी चाहिए ना, किसी नेता के अगर इंतकाल हो जाए, कुछ हो जाए तो वहां जाए। तो डर तो ये आप लोगों को दिखा रहा है सर, मैं थोड़ी डर दिखा रहा हूं। दोनों विषय का जवाब देता हूं। कांग्रेस का तो हमारे भाई सैयाद जी हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। वो उनका एक मिनट जोशी जी, एक मिनट, आप अपनी बात रखिए। उनका जवाब मुझे नहीं मिला, अभी मुझे जवाब नहीं मिला कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान में डर था नहीं था, क्या कहना चाहते थे। अब आप अपनी बात करिए। हम तो समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। हम समाजवादी पार्टी की ये बात है, कोई भी लड़ने आ जाए, हमारी जो लड़ाई है वो सामने है सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और PDA। हमें तो केवल ये दिखाई दे रहा है, हमें कुछ आजू बाजू कुछ देखने को हम तैयार ही नहीं है। 2024 में भी ये लड़ाई थी, 2027 की भी ये लड़ाई है और जीत सुनिश्चित है। चलिए, ये आपका आकलन है, वो ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, और मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। मेरे पास ऐसी दर्जनों खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे मुस्लिम नेता, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम नेता वो समाजवादी पार्टी छोड़कर AIM में जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा AIM इसका मतलब यह है कि वो चुनावी बाजी मार लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं ये कह रहा हूं। लेकिन कुछ उदाहरण, एक मिनट सर, लेकिन कुछ उदाहरण हमको दिखाते हैं। बिहार का उदाहरण सबसे पहले हमारे पास उदाहरण है। ये भले ही ठीक है कि ओवैसी साहब की पार्टी वहां पर 5 सीटें जीती हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दर्जनों सीटें जो इंडी गठबंधन था उनको हरवा दी, सिर्फ इसलिए। और उसके पहले AIM ने सीधा कहा था कि हमको गठबंधन में शामिल। लेकिन यह भी तो डर दिखाता है ना कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम सेकुलर वोटों का, PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं, और PDA में आप कभी वो आपके ऊपर है, कभी जहां पे ए का मतलब आदिवासी बता देते हैं, कहीं पर A का मतलब अल्पसंख्यक बता देते हैं, जहां जिसकी सुविधा होती है। तो नाम के लिए आप लोग PDA की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर एक मुस्लिम नेता जो है वो कहता है कि भाई मुझे भी BJP को हराना है, तो उसको लेने में आपको डर क्यों लगता है? सवाल तो उठेगा ही ना। एक मिनट सर, 1 मिनट आऊंगा, 1 मिनट सर, आता हूं मैं, रुकिए सर, मुझे बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, देश और प्रदेश देख रहा है, जिसमें पार्टी ज्वाइन करने का
समाजवादी पार्टी में तांता लगा हुआ है देश और प्रदेश के। सर ये आप कह रहे हैं ना, अब मैं आपको खबरें अगर आप मेरी रिसर्च को चैलेंज करेंगे ना सर, तो मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसी मैं 50 खबरें दिखा दूंगा। सुनिए ना, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ऐसी 50 खबरें दिखा दूंगा। सपा नेता शमशाद आलम AIMIM में शामिल लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव ने समर्थकों संघ पार्टी बदली, ठीक है ना। एक और ये पीस पार्टी के नेता डुमरियागंज में उन्होंने सपा को झटका, मुस्लिम वोट बैंक खिसका, AIMIM की सदस्यता 1 करोड़ के पार। मैंने कहा ना, आप अगर मेरी रिसर्च को चुनौती देंगे तो मैं आपको ऐसी दर्जनों खबरें दिखा दूंगा। और इन सबसे बड़ी खबर, 1 मिनट सर रुकिए, 1 मिनट सर रुकिए सर, 1 मिनट, मैं ऐसी दर्जनों, और फिर कह रहा हूं ये सब छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन एक नेता के घर सिर्फ उसके भाई के इंतकाल में चले जाने पर अगर किसी नेता को सजा दे दी जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डर दिखाता है। लेकिन चलिए, एडवोकेट शमीम अहमद जी, आप बीजेपी की बी टीम है और आप दरअसल वोट काटने के लिए सारा खेल करते हैं। आपने पहले बिहार के अंदर इनका खेल खराब किया विपक्ष का, और अब आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं ताकि यूपी में इनका खेल खराब करें। बोलिए सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम किसी का खेल खराब नहीं करते। हम अपने संगठन के बलबूते अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगे हैं। और बिहार का रिजल्ट आपके सामने है। आरजेडी ने हमारे 4 MLA तोड़ लिए, तो मालूम है उन MLA का क्या हाल हुआ है? वो जमानत नहीं बचा पाए शाह आलम साहब, और चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई में पिछड़ गए वो लोग, और वो 5 सीटें हमने रिगेन कर ली। 2 सीट पर हम लोग बहुत करीब से 250 वोटों के अंतर से हार गए। तो हमारी 7 सीटें आ रही थी और हम 6 मांग रहे थे उनसे, तो उन्होंने नहीं की, तो खमियाजा तो वो भुगतेंगे। हमारा संगठन बिहार में मजबूत है। यूपी का मैं आपको बता दूं, खड़गे जी ने बयान ऐसे ही नहीं दे दिया। वो बड़े जिम्मेदार नेता हैं, बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बयान उन्होंने इस वजह से दिया है कि बिहार और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में गई। शमीम अहमद साहब, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करता हूं आपके नेटवर्क को ठीक कराकर मैं दोबारा आपके पास आऊं, लेकिन जो शमीम अहमद ने जो आंकड़े दिए वो बात सही है। मेरी बात बीच में रह गई है। जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवा के लौट रहा हूं। लेकिन ये सही बात है कि उन्होंने जो है 6 सीटें मांगी थी और 5 अकेले अपने दम पर जीत ली। और ये भी सही बात है, और ये भी सही बात है कि इनके तमाम जो विधायक पिछली बार जीते थे उनको तोड़ लिया गया था और उन सबकी जमानतें जब्त हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये खौफ, ये डर ऐसे ही नहीं है। ये मुस्लिम वोटों के लिए जो पूरा का पूरा जो कहते हैं ना, मुस्लिम वोटों को खींचने की जो ताकत है वो ओवैसी में दिख रही है। और इसीलिए इन्हीं मुस्लिम वोटों के भरोसे जो है वो कांग्रेस बरसों तक देश पर राज करती रही। इन्हीं मुस्लिम वोटों के दम पर जो है समाजवादी पार्टी बढ़ी। इन्हीं मुस्लिम वोटों के दम पर जो है तमाम बाकी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं उनकी राजनीति होती है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू तो बटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम वोट कंसोलिडेट मिल जाएगा तो फिर उनको लगता है जीत का एक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन विजय शर्मा जी बोलिए, ये खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई डरना तो आपको चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं उसमें तो बीजेपी को डरना चाहिए कि बीजेपी डरी हुई पार्टी है। ये जो है प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं। देखिए अशोक जी, वो तो साफ ही हो गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष साफ बोल रहे हैं और इमरान जी से बोल रहे हैं, तो ये तो ऑन कैमरा पकड़े गए सच बोलते हुए। वो कोई पब्लिक मीटिंग में थोड़ी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोल दिया। सच्चाई क्या है कि कांग्रेस ने जब से राज किया है एक बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया है मुस्लिमों को। उनकी वोट लो, फेंक दो, यूज एंड थ्रो। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हरियाणा में नूह जो मेवात है, मेवाती रहते हैं वहां, इतनी पिछड़ापन था और 2 नेता थे, खुर्शीद अहमद और तैयूब हुसैन। चौधरी या तो नत्थू पर या फत्तू पर, 2 ही MP बनते थे, 2 ही MLA बनते थे। तब यहां लोकसभा एक ही होती थी और अनपढ़ता इतनी थी कि 100 में से 99 अनपढ़ लोग होते थे। कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था। आज आप देखोगे तब से 2014 से हमारी पूर्ण रूप से सरकार आई है। वहां नल्लड़ में
नल्ला एक जगह है वहां पे नूह में, वहां मेडिकल कॉलेज खोल दिया, सीआरपीएफ कैंप खोल दिया। तो ये जो जागरूक हुए हैं मुसलमान, तो इनको लगा कि हमारी जो बपौती थी वो बपौती छिन गई। तो उन्होंने सच बोला है, अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक गया कांग्रेस का। आप यूपी में देखेंगे तो इनकी मारामारी अखिलेश यादव के साथ है, वहां लालू यादव फैमिली के साथ है, तो जहां भी ये जाएंगे, महाराष्ट्र में अलग है इनकी। तो ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि इन मुस्लिमों को हम कैसे, अरे भाई मुस्लिम अब समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, जागरूक होने लगा। आप मुझे बताइए, मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं, जब देश आजाद हुआ था 20% के आसपास इनकी भागीदारी थी, जो भी सरकारी नौकरी है उसमें, घटते घटते 1% के ऊपर आ गई। आज हमारे समय में 4% के आसपास आ गई दोबारा से। तो ये कैसे आ गई? ये आंकड़े बताते हैं, क्योंकि हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी किसी योजना को देख लो, किसी में धर्म के आधार पर नहीं है। वो ठीक है, लेकिन आप सबका साथ सबका विश्वास के लिए कर रहे होते तो सर मुस्लिम वोट तो पूरा रिकॉर्ड दिखाता है, आपको मुस्लिम वोट मिलते ही नहीं है। आप कौन सा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? आपका पूरा रिकॉर्ड दिखाता है कहीं 2%, कहीं 3%, पूरे के पूरे मुस्लिम वोट इससे ज्यादा आपको मिलते ही नहीं कहीं। अशोक जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन मुस्लिम भी बड़े तादाद में आएंगे वापस। जब विकास की बात होगी, हर आदमी के लिए होगी, हर जाति के लिए होगी, हर धर्म के लिए होगी, हर वर्ग के लिए होगी। अब ये क्या है जो खड़गे जी का डर है, ये क्या है? यही तो है, क्योंकि जागृति आ गई मुसलमानों के अंदर। तो अब मुझे बताइए, कहां लिखा हुआ है संविधान के अंदर कोई इंसान या कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है? कि इन्होंने ठेका ले रखा है कि मुस्लिमों का, कि वहां ओवैसी की पार्टी नहीं लड़ेगी? हालांकि हमारे तो वो सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी है, हर जगह हमारे तो आमने सामने रहते हैं। अभी भी उनके छोटे भाई ने हमारे को चैलेंज किया, योगी जी को चैलेंज किया है। हम तो चैलेंज स्वीकार करते हैं, हम तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन इनका डर सामने आ गया। अशोक जी मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन बता दूं कि जब ये कह रहे थे कि हमको चैलेंज करते हैं, सैयद जवाद यहाँ मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे? ये भी सैयद जवाद से पूछूंगा कि भाई चैलेंज तो उन्होंने वास्तव में योगी जी को ही दिया था, लेकिन डर जो है वो खड़गे जी को क्यों लगा? इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब मनु अंकल अपनी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बोले अरे वाह
ये तो गुड लक हो गया। पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। मनु अंकल बोले कोई बात नहीं, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। ये तो गुड लक हो गया। वाह मनु अंकल, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की जो राजनीति जो है उसमें किस हद तक खलबली मची है, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण में इसलिए कह रहा हूँ जिसको लोग सेकुलर राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां कहते हैं। मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनको लगता था कि सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे वोट मिल जाएगा, और वास्तव में बरसों तक एक वोट बैंक बनाकर भी रखा तुष्टीकरण के नाम पर, और भाजपा से डराकर, भाजपा संघ से डराकर। लेकिन अब जिन्होंने ये वोट बैंक बनाया, अब वो इतने डरे हुए हैं, और डरे किससे हैं? असदुद्दीन ओवैसी से डरे हैं। और ये बात फिर से कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खड़गे जी का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब ऐलान किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने कि हम यूपी आ रहे हैं, उससे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी में थोड़ी बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि अगर वहां पर मुस्लिम वोट 20% मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, अगर उस 20% मुस्लिम वोट में डेंट लगा तो फिर ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं इनका क्या होगा, यही चिंता शायद सता रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। विजय शर्मा बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं, शमीम अहमद तुर्क जुड़े हैं मेरे साथ एएमएम से, और जो है मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ शबनम खान जी जुड़े हैं। जी शमीम अहमद तुर्क, आप अपनी बात करिए, फिर मैं आता हूँ। जी मैं एक बात रह गई थी। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो ऐसा नहीं दे दिया है। अभी बिहार और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मेरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और उसमें मुसलमान ही नहीं है, पसमानदा तबकात के लोग हैं, और दलित भाई बढ़ चढ़कर मेरी पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। क्योंकि उनको ये पता चल चुका कि इस देश के अंदर मुस्लिमों का, दलितों का और पसमानदा तबकात से जुड़े लोगों का एक लीडर मिल चुका है उन्हें, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो बड़ी जोश दरजोक मेरी पार्टी में लोग आ रहे हैं। अभी इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के कई साबिक एमएलए ने मेरी पार्टी ज्वाइन कर ली है मुख्तलिफ पार्टियों से आकर। और मैं जरा सा सज्जाद साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस अपनी सेकुलरिज्म की छवि हो चुकी है, अब कांग्रेस भी तो सॉफ्ट हिंदू कार्ड खेल रही है। एक हार्ड लाइनर है बीजेपी वाले, एक सॉफ्ट लाइनर है। मैं सज्जाद साहब से पूछना चाहूंगा कि CWC में अब कितने मुस्लिम हैं? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने मुस्लिम मेंबर हैं, बताएंगे? ओके, चलिए सैयद जवाद। कांग्रेस के संगठन में कितने की पोस्टों पर मुसलमान बैठे हैं इस वक्त? ओके, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एक मिनट, हाँ, अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, वो सपा में गए हैं शायद, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी जी चुनावी सभा में, जनसभा में खुले मंच से अपना कुर्ते का दामन उठा के बताते हैं कि मैं तो बचपन से जनेऊ पहनता हूं। ये सब क्या है? तो कांग्रेस को अब हम सो कार्ड पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, सो कार्ड सेकुलर पार्टी, सो सॉफ्ट हिंदुत्व जो है अब सेकुलर जमात नहीं है। ठीक, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं आप भी और जो उन्होंने बड़ा वैलिड सवाल किया, आप अगर बता सके कांग्रेस के वर्किंग CWC में कितने मुस्लिम हैं, कितने मुस्लिम नेताओं को पार्टी में तरजीह दी जाती है? क्योंकि यही आरोप जो बार बार लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को यूज तो करती है, और ये आरोप जो है सपा पे भी लगता है, लेकिन उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती उनको। नहीं, देखिए एक बात बता दूं, एक शेर से अपनी बात कहता हूं कि अंधेरे चारों ओर साएं साएं करने लगे और चिराग हाथ उठा के दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अब आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के बिना जितने भी आप देख रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती राष्ट्रीय लेवल पे। और रही बात कांग्रेस की साहब, तो कांग्रेस ने बड़े बड़े पदों के ऊपर जो है मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया, दलितों को रिप्रेजेंटेशन दिया, OBC समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। सलमान खुर्शीद साहब को आप भूल गए?
अहमद पटेल साहब को भूल गए सर, हामिद अंसारी साहब को भूल गए आप। सर रुकिए एक मिनट, सैयद जवाद की बात, सैयद जवाद आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन आपने जो है आप फिर इतिहास में चले गए। सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल के बेटे और बेटियों के बयान सुने, वो बेचारे आज भी जो है पार्टी में इज्जत मिलने के लिए तरस रहे हैं। और अभी उनका सवाल सीधा सा है ना सैयद जवाद, अच्छा चलिए में कितने मुस्लिम हैं? अच्छा एक रुकिए, बरकतुल्लाह साहब को किसने चीफ मिनिस्टर बनाया था? अरे फिर आप अब्दुल रहमान, एक पूरी बात हो जाए, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को किसने बनाया था चीफ मिनिस्टर? असम के अंदर किसने दिया था? बिहार के अंदर किसने दिया था? और मुख्य पदों के ऊपर आज जो दलितों का हो गया, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो गया है, और जो हमारे अपर कास्ट लोग हैं, सबका ध्यान कांग्रेस पार्टी नहीं रखा है, किसी को नजरअंदाज नहीं किया। अब जो नए बनने की कोशिश कर रहे हैं, झंडा बरदार, फरमा बरदार, आप तेलंगाना में लड़े तो थे और सीटों पे, कितनी सीटें आई आपकी? कितनी सीटों पे लड़े थे? कितनी आई आपकी? बिहार के, सुनिए तो ठीक है, बिहार के अंदर आपको पिछली बार मैं 2020 के इलेक्शन में था, आपका गठबंधन मायावती जी के साथ भी था, आप बिहार में सीमांचल के जिन 5 सीटों पे जीत करके आए थे, वही जगह आपने रिपीट करी। ठीक है, आपने करी, और चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आपको बता दूं साहब, आप कहते हैं कि आरजेडी ने तोड़ लिए, कौन से तोड़ लिए? वो खुद आपके पास नहीं टिके। क्यों? पार्टी के अंदर एक ही फेस है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन स्ट्रक्चरल की जहां तक बात करेंगे बहुत ज्यादा वीक है। बहुत ज्यादा वीक है स्ट्रक्चर, जमीन पे आपका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। और अगर मीडिया कवरेज इतनी ना मिले असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अगर ये लोग सहयोग ना करें, बंधु हमारे अशोक भाई जैसे बड़े लोग ना डिबेट करें, तो आपको बता दूं और भी मुस्लिम लीडर, एक मिनट सर, और भी मुस्लिम लीडर हैं जिनके बयान नहीं चलते क्योंकि फायदा नहीं होता। एक मिनट सर, सैयद जवाद, मैं तो आपको एक मिनट आ रहा हूं, शमीम साहब एक मिनट। सैयद जवाद, मैं तो आपको हर हफ्ते डिबेट में बुलाता हूं। बहुत मैं चाहता हूं कि आप जैसा मुस्लिम नेता जो है, कांग्रेस उसको जो है इज्जत दे, कांग्रेस उसको अपने संगठन में बड़ा पद दे। उसके बावजूद आपका इतना टेलीविजन पर इतना प्रखर आपका वक्तव्य होता है, उसके बावजूद कांग्रेस में आपको कोई पूछता नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ये किसने बता दिया? नहीं पूछता सर, मेरी ये आपको क्या बताओ, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, पद नहीं दिया। वो मुझे लगता है ना कि कई बार मुझे लगता है, सुनिए ना, मैं एक मिनट, मेरी बात, मेरी डिबेट में 2 टूक में अजय उपाध्याय आते थे, आज कांग्रेस के वो बड़े प्रवक्ता बन चुके। लेकिन मेरी डिबेट में सैयद जवाद भी तब से आ रहे जब से अजय उपाध्याय, तो अजय उपाध्याय तो कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, सैयद जवाद को कांग्रेस। तो मैं तो ये कह रहा हूं, समय लगता है हर चीजों में सर, मैं तो ये, और आपको क्या पता सम्मान मिलता है? नहीं, सम्मान की बात मैं नहीं कर रहा सर, सम्मान के साथ साथ जो है पद भी मिलना चाहिए ना। आपको सम्मान मिलता होगा, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपको पद मिला, नहीं मिला, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई कौन क्या है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि भाई ये सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल बड़े वैलिड है। शबनम खान रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं आ रहा हूं, शमीम साहब एक मिनट रुकिएगा। शबनम खान। अशोक जी, मेरे को तो जवाद भाई का ये सुनकर ही हंसी आ रही है। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, वो जुम्मा 2 दिन के ओवैसी जी की पार्टी वाले प्रवक्ता से पूछ रही है क्या हुआ था, वो 4 तुम्हारे जीते थे, वो भाग गए थे ना। अरे आप कब से हैं भाई, आप अपना देखिए ना, आज आपका क्या वजूद रह गया है? मुसलमान आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। आपने मुसलमानों को बरसों बरस ठगा है, ठगते आ रहे हैं, छलते आ रहे हैं। मुसलमान भी बेचारा पहले झंडा लेकर चलता जाता था कि कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। बीजेपी से आप लोगों ने डरा के रखा हमेशा मुसलमानों को, आरएसएस का हौवा दिखाया मुसलमानों को। आपने क्या नहीं किया? अगर एक काम नहीं किया आपने, बस मुसलमानों को अपलिफ्ट नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आकर कहती है, तो पूरा किया। मनमोहन सिंह का मैं बात याद दिलाता हूं, कहते हैं संसाधनों पर पहला मुसलमानों को ये वाला लॉलीपॉप पकड़ा के देना कुछ नहीं है। मुसलमानों का चेहरा इस्तेमाल किया और मुसलमान को क्या बनाया आपने? बेचारे मुसलमान की हालत देखिए आज क्या है। अगर मैं ओवैसी जी की कोई समर्थक नहीं हूं बहुत बड़ी, लेकिन अगर लोगों को, अगर मुसलमानों को उनके अंदर अपना नेता दिख रहा है, तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी हार है। एक तो ओवैसी जी बात करते हैं मुसलमानों की, सबसे बड़ी बात आपके मुंह से तो कुछ मुसलमानों के लिए निकलता तक नहीं है, और आप यहां बैठकर, अभी भाई ने वैसे आपकी खुद की ही पोल पट्टी खोल दी कि समय लगता है। भाई कांग्रेस में क्यों समय लगता है? एक व्यक्ति काबिल है, एक व्यक्ति मुस्लिम है, आपको मुसलमान नेताओं की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या करते हो आप लोग, पता है आपको? आप लोग कहते हो मुसलमानों हमें वोट दो, मलाई भी हम ही खाएंगे और आपको रखेंगे दलितों से भी पिछड़ा हुआ। यह है आपकी हार की वजह,
याद करिए मुसलमानों का तुष्टीकरण बोल बोल कर तो आपने कहा मुसलमानों को हमने बड़ा हलवा दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। दूसरे भी सब लोग चिढ़ने लगे कि पता नहीं भाजपा ने क्या दे दिया मुसलमानों को? मिला कुछ नहीं मुसलमानों को। मुसलमानों को भाजपा ने क्या दे दिया? ने तो अगर कितना बजट माइनॉरिटी का दिया तो मुसलमानों को मिला। हेमंता विश्व शर्मा को बताया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दे रहे हैं। अरे क्यों ना बोले? अच्छा मतलब हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर आते। पूछिए ना अशोक भाई से, चला दीजिए उनका बयान। छोड़िए, आप अभी मुसलमानों के खिलाफ बन रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, किसके कहने पे? मुसलमानों के लिए कुछ करते हैं, वो तो अच्छा कहते हैं, वो बांग्लादेशी को भगाते हैं, अच्छा करते हैं। बांग्लादेशी को भगाते हैं, लेकिन शेख हसीना को यहाँ रुकवाते हैं। क्या चाहिए? नहीं, शेख हसीना को यहाँ रुकवाते हैं और बांग्लादेशी को भगाते हैं। रोहिंग्या जो आपको वोट में आपको सत्ता में ले आए, हमें रोहिंग्या से कोई नहीं मोहब्बत। रोहिंग्या को नहीं रहना चाहिए भारत के अंदर। सुनिए ना जिस बेईमान से और कितने विधायक हैं पूरे हिंदुस्तान में? कितने विधायक हैं? कांग्रेस के पता विधायक कितने पूरे हिंदुस्तान में? कितने विधायक हैं कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान में? आप मतलब वो बात लीजिए, सब जाएंगे। एक मिनट रुकिए सर, सही एक मिनट रुकिए सर। सही जवाब मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आप भी जरूर सवाल पूछे, मैं विजय शर्मा से पूछ लूंगा। लेकिन सवाल मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सवाल किसने क्या दिया वो नहीं है। मुसलमान इस देश का पहले चुनाव से लेकर आज तक कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को जिताता रहा, लेकिन आज मौलाना मदनी जैसा व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि कांग्रेस भी मुसलमानों की दुश्मन। वो बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। मौलाना मदनी वो कह रहे हैं कांग्रेस भी मुसलमानों की दुश्मन। तो ये जो है ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुसलमानों को यूज किया गया, ये बात कही जा रही है। लेकिन एक विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए जी। अशोक जी एक बात देखिए, तुष्टीकरण की इनकी हद होती है, सारे मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। मुस्लिमों को क्या मिला? अरे देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म से हो उसकी काबिलियत देखो ना। आप धर्म के आधार पर ओबीसी एससीओं का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को दे देते हो। कहां दिया? देख लीजिए, कहां दिया? कर्नाटक में दिया, बंगाल में ममता क्या है? दिया। एक सेकंड, कर्नाटक में क्या है पता है? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अंदर क्या है? कर्नाटक में किसने दिया था वो? मैं दे देता हूं। अरे आप पढ़ के आइए। वाई श्रेणी के अंदर किसने दिया था? 2% आरक्षण, वो ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण है और वो देवेगौड़ा की सरकार ने दिया था। सुनिए अब वही देवेगौड़ा जो आपके समर्थन में बैठे हुए हैं, आपने विरोध नहीं करा, उन्हीं के साथ अलायंस। सैयद जवाद कुछ नहीं पता। सैयद जवाद अलीगढ़ दिखा देता हूं आपको। सैयद जवाद दिखा दीजिए। चलिए अशोक भाई को करेक्ट करिए, कौन सी सरकार लेकर के आई थी? कब, किस ईयर में लेकर के आए थे? विजय शर्मा जी जरा बताइएगा। आंध्र प्रदेश में कब लेकर के आई थी? अरे कब लेकर के आई थी? शरद पवार जी के साथ थी। अरे मैं अभी 2 मिनट निकालिए, जब तक निकालिए। देवेगौड़ा के साथ आपका अलायंस रहा हुआ है। सुनिए ना सैयद जवाद, एक मिनट अब रुकिए। सैयद जवाद सुनिए ना भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है, वो आप जो तमाम बातें कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी को पूरा का पूरा उनका जो है आरक्षण मिलता था, लेकिन कांग्रेस ने वो आरक्षण खत्म कर दिया। कहा यहां सिर्फ मुस्लिम को आरक्षण रहेगा, एससी एसटी को भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक आरक्षण नहीं मिलता। इसलिए उस डिबेट में मत जाइए, उस डिबेट में मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अभी डिसीजन नहीं आया है। देख लीजिए, अभी डिसीजन नहीं आया। नहीं अभी डिसीजन नहीं आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो मामला। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर लगातार चल रहा है मामला। पढ़वा देता हूं इनको, आंध्र प्रदेश का पढ़वा देता हूं। लेके आपको ये 2004 में दिया आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को। ये देखिए जरा, गूगल खोलिए जरा, पढ़ लिख के आइए। अरे हम पढ़े। अरे हाँ बताइए क्या कहना है? नहीं तो सवाल एक मिनट रुकिए ना, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा मैनिफेस्टो आपने। सर रुकिए एक मुझे चंद्रबाबू नायडू मुझे चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास मैं जाना चाहता हूँ। रुकिए एक मिनट सर, मैं फिर से कह रहा हूँ। देखिए महाराष्ट्र का भी दिखा देता हूँ। सर सुनिए आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, ये आरक्षण वो आरक्षण, इससे थोड़ा हट करके मैं फिर से कह रहा हूं यूपी में जो कुछ होने जा रहा है। एक मिनट सर रुकिए, यूपी में जो कुछ होने जा रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं चुनाव अभी दूर है, लेकिन ओवैसी की आहट भर से अगर घबराहट है तो ये सवाल बड़े उठने लाजमी है। मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी फिर आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे पास जो है आप ही के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान है और यह बयान नवंबर 2025 का है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के बड़े
जो है मुस्लिम नेता हैं और वो बड़े सांसद रह चुके हैं। उनका बयान है असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। ये जो है आप ही के पूर्व सांसद, आप ही के मुस्लिम नेता कह रहे हैं। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं सर, आप लोगों ने ओवैसी की पार्टी को अछूत बना रखा है। आप सब लोग मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करेंगे, लेकिन ओवैसी की पार्टी आएगी तो आप लोग कहेंगे नहीं 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 तुम्हारे साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये क्यों भाई, अछूत क्यों बना रखे उसको, मैं ये जानना चाहता हूँ। अशोक जी, अभी आपने डॉक्टर हसन साहब की बात कही। डॉक्टर हसन साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता। उन्होंने कोई बात पार्टी को रखी है, पार्टी के प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पार्टी के अपने विचार रखने का एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से सबका अधिकार है। पहला विषय तो है। और जिस विषय पे आपने चर्चा चलाई है उस चर्चा पे मैं असम का इंचार्ज भी हूँ, शायद हमारे एक दो पैनलिस्ट साथी हैं उनको पता भी है। जो हेमंत बिस्वा साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उसकी मजदूरी में मत दीजिए, अगर हिंदू मजदूरी मांगता है तो उसकी गलत। उन्होंने मियाँ भाई बोला, मुसलमान नहीं बोला। और उन्होंने जब मियाँ भाई बोला तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जितने घुसपैठिए हैं वो अपने आप को मियाँ भाई बोलते हैं। असम का जो ओरिजिनल मुस्लिम जो वहां का है वो अपने आप को मियाँ भाई नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि जो वहां से मियाँ भाई आते हैं वो उनके बारे में। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। पानी पिला दो। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और ओवैसी की पार्टी से क्यों घबराए हैं इसी पे जानना चाह रहा हूं मैं। इसी पे चर्चा चल रही है। शमीम अहमद, 1 मिनट। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, 1 मिनट आ रहा हूं। जल्दी से, बहुत संक्षेप में, शमीम अहमद जी। जी, अभी हमारे सज्जाद साहब ने जो एक बात जवाद नाम है मेरा, सज्जाद नहीं है मेरे भाई। हाँ, सैयद जवाद। सैयद जवाद साहब ने जैसे कांग्रेस शेर में पढ़ा कन्फ्यूजन है ना, ऐसे ही नाम तो इनका 2 शेर में मैं जवाब देना चाहूंगा शेर से। एक है खड़गे जी के लिए और एक है भाई साहब के लिए। खड़गे जी के लिए सुन लीजिए कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मेरे भाई जो हैं अभी प्रवक्ता नहीं बन पाए पार्टी के, कांग्रेस की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली डिबेट में इनको प्रवक्ता का मनसब मिल जाए
इनके लिए भी एक शेर है कि फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं, इस आष्टी में इज्जत सादात भी गई। चलिए आज तो शेर और भाई कई बार गई होगी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में कई बार गई है, चुनाव लड़ा था आपने, कई बार गई है और इस बार भी जाएगी। बोलिए शमीम भाई, शबनम जवाब देना चाहती हैं आपको? नहीं कई बार गई है, अब पर्सनल अटैक करना है तो कर लीजिए। पर्सनल अटैक नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। व्यक्तिगत अटैक नहीं करता हूँ, लेकिन अब आप सुन लीजिए, फिर मैं कल खोल नहीं पाऊंगा तो बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी साहब, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। हमें पता है कि कहां लोग बैठ करके अंग्रेज से बातें करके आए हैं। नेताओं ने शायरी कर करके बर्बाद किया है कांग्रेस को, इसलिए शेर और शायरी रहने ही दीजिए, जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। ओके प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक मिनट। ओके प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, बहुत संक्षेप में सर। भुवन भास्कर जोशी जी, आप जो बार बार कह रहे हैं, मैं फिर एक कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए आप बोलिए। आपने अभी कहा था कि जो बांग्लादेश से आते हैं वो मियां हो जाते हैं। मुझे बताइएगा, आप क्या अशोक जी पूरे देश को 140 करोड़ को लेकर जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो दिल्ली में आके क्या रह जाती है जब मोदी की चरण स्पर्श में आप लोग सर नहीं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी एक मिनट पहले एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी एक मिनट प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैंने पहली बात प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मुझे ही गलत कोट कर रहे हो आप, मुझे गलत कोट कर रहे हो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। मैंने नहीं कहा बांग्लादेश से आके मियां हो जाते हैं, मैंने कहा बांग्लादेश से जो आते हैं वो अपने आप को मियां कहते और हो जाते हैं, दोनों में फर्क होता है। पहली बात, मुझे गलत कोट मत कीजिए, और दूसरी बात आप लोगों की राजनीति इतनी उछली हो गई है कि आप लोग विदेश नीति को अपनी घरेलू नीति में घसीटते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। कोई एक मुसलमान को रखने को तैयार नहीं है। मतलब आप सोचिए, इतनी आप लोगों की राजनीति इतनी उछली राजनीति हो गई है कि आप लोग, हो गया एक मिनट रुकिए, इनको मैं विषय पर ले आता हूं, उनकी आवाज बंद कीजिए, चिल्लाते रहेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, चिल्लाते रहेंगे, कुछ मतलब की बात नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी इधर उधर मत जाइए, विषय से भागिए मत। और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी विषय से क्यों भाग रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, पश्चिम, ये जो कह रहे हैं ना समाजवादी पार्टी नहीं डरती, मैं बताता हूं कैसे डरते हैं। मेरठ में जो मेयर का चुनाव था, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई थी, तीसरे नंबर पर मेयर के चुनाव में। और दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी थी। अब आप समझ रहे हैं, ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, इसको उसको जो ला कर जो कर रहे हैं अखिलेश यादव, डर तो इनको भी लगता है, गला इनका भी सूख रहा है। डर के आगे जीत तो नहीं, डर के आगे इनको भी हार दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट छिटका तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव का पत्ता कटा, इसलिए डर रहे हैं। विजय शर्मा, सिर्फ 30 सेकंड आखिरी आपके। परेशान है हमसे, सारे ही धन परेशान। अशोक जी, बड़ी दुख की बात है कि विदेश नीति जो सरकार किसी की भी हो, कोई सी पार्टी चला रही, रूलिंग पार्टी हो, विदेश नीति रणनीतिक तौर पे यहाँ चर्चा नहीं होती। उनके संबंध कांग्रेस के साथ रहे हैं, वो आप घसीट रहे हो यहाँ। नहीं, विदेश नीति पे क्यों नहीं चर्चा करेंगे? सारी नीतियों पे चर्चा करेंगे। और आपकी विदेश नीति तो हमने देखी, ट्रम्पेट नीति है। नहीं, एक मिनट, ओके, चलिए, मेरे पास समय नहीं है, एक मिनट, हटाइए सबको, सभी का शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं है, एक मिनट हटाइए सबको हटाइए, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अभी सैयद जवाद ने एक बात की, विदेश नीति पर चर्चा क्यों नहीं? बिल्कुल विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विदेश नीति पर पता है कैसी चर्चा होनी चाहिए? विदेश नीति पर चर्चा ऐसी होनी चाहिए जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहता है देहाती औरत, तो भारत का जो विपक्ष का नेता है नरेंद्र मोदी, वो खड़े होकर कहते हैं खबरदार जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देश हित में होनी चाहिए। ये जो प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और कांग्रेस के लोग जो विदेश नीति पर कि शेख हसीना को क्यों लाए, शेख हसीना को, ये दिखाता है कि इनकी विदेश नीति के मामले में इनकी राजनीति जो है इतनी उथली है। कम से कम ऐसी विदेश नीति पर चर्चा से बचना चाहिए। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बात तय है, घबराए तो हुए हैं, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। चलिए, ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।